एचडी टीचर ट्रेनिंग के ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। कल जो हम पेपर पढ़े थे समावेशी विद्यालय का निर्माण, उस पेपर को आज हम पढ़ रहे हैं। यह पेपर जो है आपका वही बीएड सेकेंड ईयर और इंटीग्रेटेड जो 4th ईयर है उन बच्चों का है। कल हमने जो टॉपिक पढ़ा था सामान्य और विशिष्ट बालकों के मध्य तुलनात्मक अध्ययन, उस तुलनात्मक अध्ययन में हमने कई विशेषताओं के आधार पर उनमें भेद जानने का प्रयास किया था कि किस किस बिंदुओं के आधार पर सामान्य बालक जो है वो विशिष्ट बालकों से अलग दृष्टिगत होते हैं, जिसमें हमने उनकी शैक्षिक उपलब्धि, बुद्धिलब्धि, समायोजन, बाह्य रूप से शारीरिक उनका निर्माण और आपके आशावादी दृष्टिकोण, ये जो मुख्य बिंदु थे जिसके आधार पे हमने ये जानने का प्रयास किया था कि सामान्य बालक जो होते हैं वह विशिष्ट बालकों से किस प्रकार से अपनी अलग पहचान बना के रखते हैं, या हम ये कह सकते हैं कि विशिष्ट जो बालक होता है वह सामान्य बालक से किस प्रकार से भिन्न है, या उनकी शिक्षा के लिए हमको किस प्रकार से प्रिपेयर या तैयारी करनी पड़ेगी उनको अध्ययन कराने के लिए। ठीक है, तो कल के टॉपिक को हम आगे बढ़ा रहे हैं। उसमें दो श्रेणीबद्ध रूप से हमने विभाजित करा था, सामान्य और विशिष्ट। तो जो विशिष्ट बालक हैं आज हम उनका क्या कर रहे हैं, वर्गीकरण कर रहे हैं, विशिष्ट बालकों का वर्गीकरण। इन वर्गीकरण में हमने 3 मुख्य रूप से इनका विभाजन किया है। पहला है शारीरिक रूप से, दूसरा है आपका सामाजिक दृष्टि से, और जो तीसरा जो अंतिम रूप से रह जाएगा वो होगा बौद्धिक रूप से। ठीक है, यानी आपका फिजिकली, सोशियली और इंटेलिजेंसी। ठीक है, तो तीनों ही दृष्टिकोण से हमने विशिष्ट बालकों का वर्गीकरण किया है, जिसमें से आज हम पहला जो पॉइंट है फिजिकली जो पॉइंट ऑफ व्यू है उससे हम उसका आज अध्ययन करेंगे। तो इसमें 4 रूप से, शारीरिक दृष्टि से 4 रूप से हमने बालकों का क्या करा है, वर्गीकरण किया है, यानी विभेदन किया है। सबसे पहला आएगा इसमें पूर्णतः या आंशिक रूप से नेत्रहीन बालक। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि एक जो स्वस्थ व्यक्ति होता है उसके अंतर्गत जितने भी शारीरिक अंग होते हैं उनका अपना अपना विशेष कार्य और महत्व होता है। जैसे कि हमारे आँख, कान, नाक, मुंह, हाथ, पैर, यानी इन सभी का हमारी दैनिक दिनचर्या में, ठीक है, या संपूर्ण जीवन में जो इनका अलग अलग भूमिका रहती है, जिससे वह उनके जीवन यापन करने में या उनको अच्छे रूप से विकसित करने में वो सहायता प्रदान करता है। उसी के ही क्रम में हम देखते हैं कि ये जो नेत्र होता है वो किसी भी व्यक्ति का एक अमूल्य अंग होता है। नेत्र से ही जो व्यक्ति है वह संसार में बनी हुई चीज़ को या वस्तुओं को दृष्टिगोचर करता है और भगवान के बनाई गई हुई अनुकृतियों को वह महसूस करता है, देखकर उसको महसूस करता है। ठीक है, तो जो नेत्र जो रहता है वह किसी भी बालक या बालिका या मनुष्य के लिए एक अमूल्य अंग होता है। यदि वह बालक पूर्णतः या आंशिक रूप से नेत्रहीन हो जाता है तो उस चीज़ से वह जिंदगी भर तक क्या रहता है, परेशान होता है। जैसे कि हम देखते हैं किसी के पास की नज़र या किसी की दूर की नज़र क्या होती है, कमज़ोर होती है, तो उसको देखने में या अध्ययन करने में उसको कमी महसूस होती है। तो उनका जो उपचार जो होता है वह जो नेत्र विशेषज्ञ होते हैं उनसे वो सही हो जाते हैं। यदि वो गंभीर रूप से नेत्र की बीमारी से ग्रसित हैं तो उनको अपने संपूर्ण जो जीवन है नेत्रहीन होकर के ही गुजारना पड़ता है। तो ऐसे बालक और बालिकाओं के लिए विशेष प्रकार की शिक्षा जो होती है या प्रशिक्षण जो है वो प्रदान किया जाता है, जिसमें उनको स्पर्श के माध्यम से या सुनने के माध्यम से उनको हम ट्रेनिंग देते हैं, जिससे वे अपना जो शिक्षा है वो ग्रहण कर सकें। इनके लिए ही एक जो महान व्यक्ति हुए थे, उन्होंने लुई ब्रेल नाम सुना होगा, उन्होंने अपनी ही एक विधि बनाई थी जिसके अंतर्गत मोटे कागज होते हैं, उन कागज़ों पे अक्षरों की
आकृति को वे उभारते हैं। उस उभार से जो नेत्रहीन बालक होते हैं उसको स्पर्श करते हुए वो अपना अध्ययन करते हैं। एक तो ये तरीका हो जाता है, और दूसरा ये हो जाता है कि आप रिकॉर्डिंग के माध्यम से, ठीक है, किसी श्रवण यंत्र के माध्यम से उस चीज़ को वह आप उसको देने का क्या करते हैं, प्रयास करते हैं। यानी उनके जो कान होते हैं वह अपने कानों के माध्यम से उस चीज़ को ग्रहण करते हैं। तो यानी स्पर्श और सुनने के माध्यम से नेत्रहीन जो बालक जो होते हैं वो अपना शिक्षा ग्रहण करते हैं। दूसरा आता है इसमें वाणी दोष। बोलने की जो क्षमताएं होती हैं वो किसी किसी बालक में क्या होती है, असंतुलित होती है, ठीक है। तो इसको हम किस तरीके से समझ सकते हैं कि यदि कोई बालक जो होता है वो कक्षा में अपने विचारों को सही रूप से अभिव्यक्त नहीं कर पाता है, दूसरों के सामने वह अपने बातों को प्रस्तुत नहीं कर पाता है, तो वह वाणी दोष के अंतर्गत आता है। वाणी दोष में भी कई प्रकार की इसमें सब कैटेगरी होती हैं, ठीक है। तो इस सब कैटेगरी में हम देखते हैं कि वह किसी शब्द का उच्चारण जो है सही रूप से नहीं कर पा रहा है, या वह अपने बोलने के क्रम में, यानी बोलने के क्रम में मतलब आरोह अवरोह वाणी की प्रभावता जो है वो अपना नहीं दिखा पा रहा है। तीसरा आ जाएगा वह अपने शब्द को बोलने में रुक रुक कर उस चीज़ को व्यक्त कर रहा है, या उसकी आवाज़ से संबंधित भी जो विकृति होती है वो किसके अंतर्गत आती है, वाणी दोष से संबंधित। लेकिन इस दोष को भी हम कुछ स्पेशल प्रशिक्षण है, विशेष प्रशिक्षण के द्वारा उसको हम सुधार सकते हैं। कुछ स्पेशल थेरेपी होती है, उस थेरेपी का सहारा लेकर के हम इस वाणी दोष को ख़त्म कर सकते हैं, और जो बालक और बालिकाएं जो होती हैं वो अपने अध्ययन को कर सकती हैं, या इनके लिए एक विशेष विद्यालय होता है जिसमें वो अपना अध्यापन करते हैं। अगला इसमें श्रवण बाधित, यानी ऐसे बालक और बालिकाएं जिनको सुनने में क्या होती है, परेशानी होती है, यानी उनका नेत्र सही है, वो बोल सही सकते हैं, लेकिन वह सुन नहीं सकते हैं। जब सुन नहीं पाएंगे तो वह पूर्ण रूप से किस पे डिपेंड हो रहे हैं, केवल अपने नेत्र पे, यानी जो चीज़ वो देख रहे हैं उसको वो समझ पा रहे हैं। लेकिन यदि कोई टीचर बोल रहा है, उस विषय वस्तु को वह व्याख्यात्मक रूप से विश्लेषित कर रहा है, तो वह अपने श्रवण बाधित होने के कारण उस चीज़ को समझ नहीं पाएगा, जिससे जो उसका टॉपिक जो है वो सही रूप से क्या नहीं होगा, क्लियर नहीं हो पाएगा। इस चीज़ के लिए भी विशेष प्रकार का प्रशिक्षण दिया जाता है, जिसमें श्रवण बाधित बालकों या बालिकाओं के लिए, जिसमें आपके जो ओष्ठ रहते हैं, यानी होठ जो रहते हैं, उसकी बोलने की जो आकृति होती है उस पर वो ज़्यादा ध्यान देते हैं, पहला। दूसरा, आपके हाथ जो रहते हैं, जब कोई व्यक्ति बोलता है तो उसका एक विशेष संकेत होता है, उस संकेत को वह श्रवण बाधित जो बालक है, ठीक है, तो उस चीज़ को वो समझता है, उस चीज़ को वो ये जानने की कोशिश कर रहा है उस संकेत से कि ये सामने वाला जो है वो हमको क्या कह रहा है। जैसे कि आप DD1 पे न्यूज़ देखते होंगे तो उसमें एक स्पेशल न्यूज आती है जिसमें श्रवण यानी जो गूंगे और जो बहरे बालक या बालिकाएं होती हैं या व्यक्ति होते हैं, उनके लिए एक स्पेशल संकेत वाला एक व्यक्ति रहता है, जो कि अपने हाव भाव से सामने वाले व्यक्ति को ये दिखा रहा है कि जो न्यूज वक्ता है, यानी जो समाचार को पढ़ रहा है, वो कौन कौन से शब्द का उच्चारण कर रहा है। उसमें ये श्रवण बाधित वाले बालक जो होते हैं वो आते हैं। इसमें वे स्पर्श भी कर सकते हैं, देख भी सकते हैं, बस केवल वो सुन नहीं सकते हैं, ठीक है। दूसरा ये होता है किसी में कम यानी आंशिक रूप से सुनने की क्षमता है, तो वह एक श्रवण यंत्र आता है, उस चीज़ को भी वो उससे एडजस्ट करके आसानी से उस चीज़ को वो सुन सकते हैं, यानी अपने ये शारीरिक दोष को वो ख़त्म कर सकते हैं। अंतिम है इसका शारीरिक दोष यानी फिजिकली में हम कह सकते हैं कुछ शारीरिक जो अंग होते हैं वो विकृत होते हैं, हाथ पैर या मस्तिष्क, ठीक है, या मांसपेशियाँ। तो उसको हम दो तरीके से वर्गीकृत कर सकते हैं कि एक तो ऐसा किसी में कम विकृति है तो वो उसका सहारा नहीं लेते हैं दूसरे व्यक्ति का, वे अपने स्वयं काम करते हैं, क्योंकि उनमें उनकी शारीरिक जो अंग हैं उनमें विकृति कम है। लेकिन दूसरा जो है जिसमें उनकी शारीरिक विकृति ज़्यादा है, तो वह दूसरे का सहारा लेते हैं अपने दैनिक दिनचर्या के
कार्य में, यानी जिसका जो व्यक्ति का जो मस्तिष्क है वह निष्क्रिय है, यानी एक तरीके से उनका जो ब्रेन है उनमें एक तरीके से लकवा मार गया है, तो वह कुछ सोच से नहीं समझ नहीं पाते हैं, या किसी व्यक्ति की हाथ की या पैर की जो मांसपेशियां हैं उसमें रक्त का सही रूप से संचार नहीं हो पा रहा है, तो वह क्या है एक तरीके से डीएक्टिवेट है, निष्क्रिय है, तो वो अपने कार्य को करने के लिए दूसरे का सहारा लेते हैं। तो ये जो दो कैटेगरी आई हैं, सब कैटेगरी, वो किसके अंतर्गत आ रही हैं? शारीरिक दोष, यानी कम अपंगता, और एक होता है विशेषकर रूप से अधिक अपंगता। ठीक है, तो ये जो आज टॉपिक पढ़े इसमें नेत्रहीन, वाणी दोष, श्रवण दोष और शारीरिक दोष, ये जो दोष हैं वो हमने किस आधार पर पढ़ा है? शारीरिक दृष्टि के आधार पर। कि शारीरिक दृष्टि के आधार पर जो विशिष्ट बालक होते हैं वे कौन कौन से होते हैं, और उनके इस कमी को हम किस तरीके से दूर करके उनको हम जो शिक्षण है या अधिगम है वो किस तरीके से हम करा सकते हैं। आने वाली क्लास में हम आपका जो अगला पॉइंट है बौद्धिक दृष्टि, उसका हम व्याख्यात्मक रूप से अध्ययन करेंगे। थैंक यू।